आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? हाँ, पहले नहीं आ रही थी। आवाज़ आ रही है अब साउंड आ रहा है? अब साउंड आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें लगता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अब फिजिक्स में वो सारी चीज़ों को गवर्न करता है। पीछे में भी गवर्न की बात करता था, लेकिन वो इक्वेशन वाइज बोलता था, कैलकुलेशन वाइज बोलता था, प्लानिंग वाइज बोलता था। अब ये यूज वाइज है, मतलब हम उसको जो समझेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग जो प्रोसेस होता है, जो इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, बल्कि यूँ कहूँ कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जितना कुछ पढ़े थे उसका जो हम लोग यूज़ करेंगे अब फर्दर। इसके पढ़ने के बाद जो हम लोग करेंगे गॉस लॉ, और ये पढ़ने के बाद डाइपोल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, और इन सारी चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कितना यूज होगा और होता है कि नाम पे तो आप लोग देख भी रहे होंगे अपने घर में ही चीज़ों को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पिछले क्लास में आप देखे थे कि किस तरीके से डायनामिक्स में एनर्जी का, फील्ड का, पोटेंशियल का सब कुछ यूज आया था डायनामिक्स में। फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट का जो प्रोसेस था, चार्ज के मोशन का, एक्सपेंशन का, क्लोज का, क्रॉस का, आने का, जाने का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब काफ़ी डिटेल में आप लोग देखे रहे होंगे पिछले क्लास में और आइडिया भी लगा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव फॉर्म में जो, अब वो हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ अरेंजमेंट था, एक चार्ज का आना जाना था, लेकिन रियलिटी में एक चार्ज की तो बात नहीं होती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज और कंडक्टर की बात होती है। तो यदि मैं कहूं कि मैटर कितने तरह का होता है, यदि मैं कहूं कि मैटर कितने तरह का होता है, यदि मैटर मैं कहूँ कितने तरह का होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। याद है मैं अक्सर बात करता हूँ कि किसी चीज़ के डिविजन्स इस पे डिपेंड करते हैं कि हम किस बेस, मतलब किस में इंटरेस्टेड हैं। जैसे एक आप कह सकते हैं कि मैटर यदि रिजिडिटी को लेके करें, रिजिडिटी को, पैकिंग को लेके करें, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के लेवल को लेके करें, तो मेनली 3 तरह के होते हैं बेसिस। मेनली 3 तरह के होते हैं बेसिस। क्या है? रिजिडिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, और पैकिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सब बेसिस बनाए। तो मेनली 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बहुत स्पेसिफिक, यदि स्पेशल केस में बनाए तो आप देखेंगे प्लाज्मा स्टेट 4th आता है। और यदि और थोड़ा डिटेल में जाएं तो आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस, यही इंडियन ओरिजिन के थे, दोनों लोगों ने मिलके आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट की बात की थी, और एक 5वां मैटर था। अब कुछ लोगों को ऐसे सुनने में आ रहा है कि 6th स्टेट भी बात हो रही है ना। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। यदि मेनली जो विजिबल है, जो अभी ही मेरे सामने है, मेरे ही बॉडी में है,
तो मेरे बॉडी में अभी भी 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे ना। सो जो मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं, बाकी तो थोड़ा स्पेशल केसेस हैं। यदि कोई बात करे कि नहीं हम लोग खरीद फरोख्त, बेचने उचने का वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल मैटर की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, उनको जिनको हम खरीद बेच सकते हैं, उनको जो जिनका वैल्यू नहीं है। तो ऐसे 2 तरह के मैटर हो जाएंगे, है ना। कोई कहता है कि नहीं हम लोग मैटर को लिविंग बीइंग वाले कंस्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे, जो जीवों को बनाते हैं वो मैटर जो निर्जीवों को बनाते हैं। मैं जानबूझ के आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूं ताकि हम लोग ये न रहें। साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम लोग आज जान लें कि कंडक्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। ये इसी से मैं आपको बचाना चाहता हूं कि आपको ट्रेन किया जाए आपके ब्रेन को कि आप चीज़ों को समझें, आप सर्च करें। ओके, तो अब जो बेसिस है आपको आइडिया दे दिया हूं कि किसी चीज के डिविजन्स का हम पहले बेसिस, वो पहले इंटरेस्ट, हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं, जैसे अभी एग्जांपल लिया था कि वैल्यूएबल, नॉन वैल्यूएबल, जैसे मिट्टी हो गया, सिलिकॉन, बालू और ये सब, तो ये सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब हम लोग खरीद फरोख्त, लेन देन और ये सब वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग की बात कर रहा था, तो आप जो हम लोग जिससे हम लोग बने होते हैं वो वाला पार्ट लिविंग बीइंग का मान सकते हैं, जिससे पत्थर बने हैं, जिससे ये सब बने हैं, तो उनको मान सकते हैं कि वो जो मैटर है वो नॉन लिविंग बीइंग को बनाते हैं। ओके, सो इसके अनुसार यदि मैं बात करूँ तो मैटर, अब मैं बेसिस नया डिफाइन कर रहा हूँ जो हमारे 12th के कोर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा कोर्स है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वही है, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो वही है, मॉडर्न की बात करेंगे तो वही है, शायद थोड़ा कम की बात होगी ऑप्टिक्स में। मतलब कितना यही है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और ब्रेन को ट्रेन करो, ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ताकि आप ऐसा पढ़े फिजिक्स की फिर ज़रूरत ना पड़े। तो मैटर कितने तरह के होंगे? एक कंडक्टर से लेकर, मैं सुपर कंडक्टर में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी, एक माइल्ड कंडक्टिविटी, एक नो कंडक्टिविटी, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी से लेकर नो कंडक्टिविटी तक बहुत सारी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इनफाइनाइट सेक्शन बनाना, डिवीजन बनाना सही बात नहीं है, इसलिए मेनली 3, उसमें सुपर कंडक्टर कर देंगे तो 4, है ना। यदि डाइलेक्ट्रिक भी ऐड कर देंगे तो 5। तो अब ये 5, 6, 7 ऐसे करके इनफाइनाइट बना लीजिए, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग क्या बात करें, केवल कितनी बात करें, बस 3, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ओके, तो बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, बस इतना ही बात करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। हालांकि देखो डिटेल में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसीलिए बोलता हूं कि आराम से पढ़ो और मजे लेके पढ़ो। और जब पढ़ो तो ये भूल जाओ कि आईआईटी है, पीएमटी है, तो दिस है, तो दैट है, तो बोर्ड है, बिल्कुल नहीं। हालांकि ओरिएंटेशन एक अच्छी चीज़ है, कई बार रिपीट किया, आज फिर कर रहा हूं, आप उसमें खो जाइए, उसको एंजॉय करिए, तब मजा है। सो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। अब ये है कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया जाए। अब ये बेसिस कौन सा वाला है? ये बेसिस है, अब वो लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग या और पैकिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो वाला, वो सब नहीं ना, वो वाला तो आप लोग जानते भी होंगे, केमिस्ट्री में खूब पढ़ेंगे भी।
ये कौन सा बेसिस है? ये बेसिस है जो हम लोग चार्ज का ट्रांसफर, उसके एनर्जी को यूज करना, हीट प्रोड्यूस करना, फैन चलाना, मोबाइल चलाना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, हीटर और ये सब बहुत सारी चीजें यूज करना, कंप्रेसर यूज करके फ्रीज और एसी और क्या क्या बहुत सारे यूजेस हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आ गया हम ही लोगों के ज़माने में, कि हम ही आपके ज़माने में, कि इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बने हैं कि आप देख रहे होंगे कितने बड़े स्केल पे यूज़ हो रहा है। कैमरा देखिए और इंटरनेट देखिए कैसे हम इसके थ्रू आपके पास पहुंच रहे हैं। ओके, बफरिंग हो रहा है, हमें पता नहीं, अभी लग नहीं रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कि आपके यहाँ भी प्रॉब्लम हो। ओके, सो ये बात हो रही है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर विच हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, ड्यू टू विच इट कैन फ्लो आफ्टर स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट। तो इट फ्लोज, तो विच इज कॉल्ड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा है, यदि थोड़ा छोटे में करें, आपको मान लीजिए याद नहीं आ रहा है कि कर्नेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस होते हैं, तो बल्कि उसकी जगह आप ये छोटे में कर सकते हैं कि कंडक्टर आर वो दोज मैटर विच शोज कंडक्टिविटी, मतलब दिस शोज कंडक्टिविटी। ये क्या होते हैं? सोज। यदि आपको कम याद आ रहा है तो छोटे में डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सोज कंडक्टिविटी in some situation, in some condition, na, shows conductivity in some condition and non conductivity, and no conductivity in some situation, some condition. ओके, बहुत आराम से लग रहा है कि some condition. ओके, नॉन कंडक्टर, नो कंडक्टिविटी, shows no conductivity. shows no conductivity, नो कंडक्टिविटी। बोलो, कोई दिक्कत? बहुत आराम से चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही स्ट्रांग होना होगा, और साथ में लॉज को लगा के, फार्मूले को लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। पहले कॉन्सेप्ट आता है, प्लानिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तभी बाकी सब बाद में आता है। ऑब्वियस ही बात है ये, तो मैं उसी को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? कंडक्टर कंडक्टिविटी शो कैसे करता है? सेमी कंडक्टर, अच्छा नाम से तो क्लियर है, कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी शो करे, सेमी कंडक्टर मतलब लग रहा है आधा, मतलब कुछ कंडीशन में कंडक्टिविटी शो करे और कुछ में ना करे, और नॉन कंडक्टर मतलब कभी भी कंडक्टिविटी शो ना करे। कई बार नॉन कंडक्टर को लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। जनरली अपने फिजिक्स वाले कोर्स में तो नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों एक ही बात है, लेकिन फिर भी आप गन पॉइंट पे पूछा जाए कि गोली मार देंगे नहीं तो डिफरेंस बताओ, और नहीं बताओगे तो गोली मार देंगे और सही बताना है। सी इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, otherwise I will shoot to you.
यदि मान लीजिए गन पॉइंट पे कोई पूछे कि नहीं बताना ही है आपको, तो बताया जा सकता है कि नॉन कंडक्टर कंडक्टिविटी शो नहीं करता, इंसुलेटर भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता, पर अंतर इतना है कि नॉन कंडक्टर में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट इधर से उधर ऑसिलेशन से कंडक्शन से जाता है, लेकिन इंसुलेटर में हीट भी नहीं जाता, फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो जो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन से जाता है। तो ये डिफरेंस यही है, बाकी तो कंडक्टिविटी दोनों शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हीट और थर्मोडायनेमिक्स की इस तरह की बात करनी नहीं है, इसलिए फिजिक्स के लिहाज से नॉन कंडक्टर इंसुलेटर सेम है, हालांकि थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बता दिया। अच्छा, अब रही बात कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, तो आपका मन करता है एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है ना, जितने भी मेटल हैं सब कंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमी कंडक्टर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, मिक्स है, आर्सेनिक, इन सब कैसे। और नॉन कंडक्टर वुड है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टर, उसमें कोई भी आयंस नहीं होते। प्योर वाटर में जब उसमें साल्ट Na+, K+ या Zn+2 या Cu+2 इस तरह के होते हैं, Ag+, तभी कंडक्टिविटी शो करता है। प्योर वाटर में ऑलमोस्ट जीरो चार्जेस विच विल शो कंडक्टिविटी, मतलब देयर इज नो चार्ज। सो प्योर वाटर है, वुड है, सैंड है, ऐसे है ना। तो कपड़े हैं। अच्छा, हमारा जो स्किन है इट्स बैड कंडक्टर, बट इट कंटेन्स वाटर with K+, Na+ ions and this and that, Zn+, Ca+2. so इस कारण से हमारा स्किन भी दिस नॉट अ इंसुलेटर बट बैड कंडक्टर। लेकिन जब इसके अंदर में सेल्स के क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल का क्रॉस, सेल मेम्ब्रेन, उसके क्रॉस आयन का एक्सचेंज होता है टू बैलेंस द न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल एंड बॉडी एंड टिश्यूज। सो हाँ, लेदर भी तो ये अपना तो ये स्किन बैड कंडक्टर है, वो तो और लेदर तो और मरा हुआ एक खाल है, तो फिर तो वो तो बैड कंडक्टर होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। तो हमको लगता है कि बात समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इस तरह का क्यों होता है। अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे इसको लिख सकते हैं, एट 0 केल्विन whole the matter becomes freezed। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री पे ये नो कंडक्टिविटी। बहुत लो टेम्परेचर पे भी ऑलमोस्ट नो कंडक्टिविटी। रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट नो कंडक्टिविटी, पर थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करता है ये, बट नॉट इफेक्टिवली। बट थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे ये कंडक्टिविटी शो करने लगता है। सेमी कंडक्टर, सेमी से लग ही रहा होगा कि आधा है, लेकिन ये एट एनी कॉस्ट दिस विल नॉट शो कंडक्टिविटी एट एनी कॉस्ट। ये वाला। अब मिक्स मत करो सर, इफ यू ऐड सैंड इन वाटर इज इट कंडक्टर और इंसुलेटर। तो अब वाटर, यदि वाटर ऐड कर दिए और उसमें आयंस हैं, प्योर वाटर, इफ यू ऐड प्योर वाटर टू एनीथिंग दिस विल नॉट शो कंडक्टिविटी। सो इफ यू ऐड सम वाटर इनटू सैंड देन इट विल शो नॉन कंडक्टर ऑब्वियसली, है ना। सो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड नॉन कंडक्टर। सार्थक साहब मैं बता चुका हूं, जो बताया रहता हूं वही तुम पूछते हो, यार गजब हो। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसी भी कीमत पर एक कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। टेम्परेचर ज्यादा करो चाहे कम करो, बहुत कम टेम्परेचर पे नो कंडक्टिविटी, ज्यादा टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी, और कुछ भी कर लो ये कंडक्टिविटी शो करेगा, कम टेम्परेचर पे भी और ज्यादा टेम्परेचर पे भी।
बल्कि कम टेम्परेचर कर दोगे, बहुत ज्यादा कर दोगे, -60 डिग्री, -150 डिग्री, दिस बिकम सुपर कंडक्टर, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा अभी तक नहीं आया है, अभी भी एक्सप्लेनेशन चल ही रहा है। सो सुपर कंडक्टर की दुनिया आने वाली है। लोग आज भी ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे अलॉय बनाया जाए मिक्स, जो नॉट एट -70 डिग्री और -150 डिग्री, बल्कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी बिहेव करे। यदि जिस दिन ऐसा हो गया कि सुपर कंडक्टिविटी शो किया, अभी फिलहाल जितने भी मेटल है सब सुपर कंडक्टर की तरह शो करते हैं, बट एट -60 डिग्री, -120 डिग्री, -40 डिग्री, -170 डिग्री, लेकिन अभी रूम टेम्परेचर पे आज भी आज तक कोई मेटल या कंडक्टर नहीं है जो सुपर कंडक्टर बिहेव करे। जिस दिन हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी और इस तरह के मिक्स अलॉयज की बात हो रही है, रिसर्च चल रहा है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन इंटरनेट फास्टेस्ट हो जाएगा, बिलियन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा जो फास्ट है, जो स्पीड है इंटरनेट की। और जो आप लोग बताते रहते हैं बीच बीच में कि बफरिंग हो रही है, फलाना ढिमकाना, तो दुनिया में किसी भी चीज को डाउनलोड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट पर सीधा आप जाइए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड योर होल मूवी और वीडियो विल बी डाउनलोडेड। ओके, सो हमको लगता है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, और ये 3 तरह की बातें हो गई। ओके, चलिए। अच्छा, ये इसका अपना अलग गजब का बिहेवियर होता है। ये टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी घटती है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। इसमें तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। Is it possible to attain 0 Kelvin? Yes, very close to 0 Kelvin, -273 degree. You can achieve very close to that, but not exact. ये कैलकुलेटेड है, ग्राफ में एक्सट्रापोलेट किया गया तो वैल्यू -273.15 डिग्री आई है, उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट 0 केल्विन। ओके, दुनिया की सारी चीजें फ्रीज हो जाती हैं -273.15 डिग्री पे, 0 केल्विन पे। तो is it not possible to exact to achieve 0 Kelvin, but you can achieve very close to that, मानो गंगवार। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कंडक्टिविटी घटती है, जबकि सेंस ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होंगे और ज्यादा जंप करेंगे और रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर भागेंगे। रीजन है इसमें जो कोलिजन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के, और इतना ज्यादा कोलिजन होता है कि वो रोग हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने लगते हैं और कंडक्टिविटी घट जाती है। लेकिन इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि कोलिजन बढ़ता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली resistance increased due to increasing temperature, but conductivity increases due to increase in temperature due to large increment in numbers of free electrons which can show conductivity. So resultant net effect is increased conductivity. Okay, अब मैं बता रहा हूं कि चीजें एज अ होल बताता हूं आपको। हाँ, ये देखिए, आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे, अब मैं रीजन इसी के नीचे बता रहा हूं, ठीक है। ओके, ये देखिए, होता ये है कि जो लैटिस होता है मैटर का, जैसे आपके पास कोई लोहा आसपास होगा तो उसे देखिए, लोहा जैसे पेन है तो इसका, ये मान लीजिए आयरन का है, तो इसके जो एटम्स होंगे, इसके जो एटम्स होंगे वो कैसे होते हैं वो समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा के सेल, ये रहा एल सेल, ये रहा एम सेल, इसमें रहा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहा 8 इलेक्ट्रॉन,
सही है। और इसमें मान लीजिए ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम ये है, ये रहा K सेल, ये रहा L सेल और ये रहा इसे। या तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, ताकि तुम लोगों का अपना ब्रेन काम करे। रटने वाली बात नहीं, रटोगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, किसी और से पढ़ो। इस तरह की पैकिंग होती है मेटल में, कंडक्टर में इस तरह की पैकिंग होती है। इतने करीब करीब सब एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल वाला जो केमिस्ट्री में आता होगा, जिसमें अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑर्बिटल, वो ओवरलैप कर जाता है। जिसमें अंत में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल वाले, वो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ऐसे घूमता रहता है, बाहर वाला इसमें कूद के इसमें चला जाता है, 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 ऐसे। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑर्बिटल्स, वो फ्री हो जाते हैं। खींचते तो रहते हैं न्यूक्लियस, इसको इधर खींचता है, ये इसको इधर खींचता है, पर यहां पे आते आते नेट जीरो होता है, फ्री टाइप का होता है। ओके, सो देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, एनर्जी गैप नहीं होता सेमीकंडक्टर में। अच्छा हाँ, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्टिविटी में? के सेल वाले नहीं करते, इनर मोस्ट सेल वाले नहीं, केवल आउटर मोस्ट वाले। अरे आउटर मोस्ट सेल वाले कंडक्टिविटी शो करे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए, वही बहुत है। उन सब में तो वो भी नहीं होते हैं, इसमें केवल वही शो करे बहुत है, तो के भला कहां से करेगा? सो देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, एल सेल, एम सेल। कौन से वाले करते हैं? आउटर मोस्ट सेल वाले, वैलेंस सेल वाले। अब ये देखिए, के सेल, एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल। आपको पता है, ये देखिए एनर्जी गैप हो गया। कितनी एनर्जी गैप होती है? यदि सिलिकॉन लें, दिस फॉरबिडन गैप, यदि सिलिकॉन ले तो यदि जर्मेनियम 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि सिलिकॉन ले तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ा सा गैप होता है इन दोनों के बीच में। इसी गैप के कारण ये कूद के जा नहीं पाते। जब तक किसी सेक्शन से कूद के इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज फ्लो न करे, तब तक करेंट या कंडक्टिविटी नहीं कहते। ओके, तो एक गैप है, ऐसा जैसे इसमें कूद के ऐसे जा रहा है, ऐसे मोमेंटम ऐसे, अब इसमें नहीं जा पा रहा है। इसको इसमें जाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी ज़रूरत है। और इतनी ज़रूरत है कब मिल जाती है? थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कूद के लगेंगे जाने, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा लगाएंगे तो हो सकता है उतना मिल जाएगा, तो कूद के जाने लगेंगे। ओके, लेकिन नॉन कंडक्टर हाँ, नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी डिफरेंस? ये ओवरलैपिंग
थोड़ा सा गैप, इसीलिए कुछ टेम्परेचर पे ये नो कंडक्टिविटी, कुछ टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी। देयर इज नो कंडक्टिविटी एट एनी कॉस्ट। लकड़ी को आप गर्म करिए तो उनके आउटर मोस्ट शेल वाले जो एटम, लकड़ी के जो एटम होंगे आउटर मोस्ट शेल वाले, उनके बीच, के शेल का तो छोड़ो, तो के शेल तो कहीं नहीं करते हैं, न इसमें करते हैं न इसमें करते हैं, ये के शेल वाले तो कहीं नहीं करते, के शेल तो छोड़ ही दो तुम, बात आउटर मोस्ट शेल की है, वही कर दे बहुत है। तो लकड़ी में कितना लगभग गैप होता है लकड़ी के एटम्स वाले और जो आउटर मोस्ट शेल वाले एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि उनको गर्म करोगे तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि कूद जाएं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को गर्म करने से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल ही नहीं पाता, और गर्म करो तो भी नहीं मिल पाता, और गर्म करो तो भी नहीं मिल पाता, बहुत गर्म किए 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दिए तो भी नहीं मिल पाता, कूद नहीं पाते। और जैसे ही 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देने लगोगे वो मैटर पिघलने लगेगा, जलने लगेगा, अपना स्टेट बदलने लगेगा, लकड़ी जल के राख हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। स्टेट, फिजिकल जो स्टेट है उसका जो पैकिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी नहीं मिलेगा कि वो कूद कूद के जाके कंडक्टिविटी शो कर सके। और जब तक कूद कूद के जाते नहीं है पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब इलेक्ट्रॉन, तब तक करेंट या कंडक्टिविटी नहीं कहा जाता। हमको लगता है सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। डेंसिटी बढ़ा दोगे, तुषार पांडे डेंसिटी बढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अब किसी मैटर का डेंसिटी भी कितना बढ़ा लोगे, थोड़ा बहुत डेंसिटी, लकड़ी की डेंसिटी क्या बढ़ा लोगे, लकड़ी का डेंसिटी बढ़ा पत्थर हो जाएगा यार। वो भाई पत्थर क्यों होता है, आयरन क्यों होता है, इतना कठोर या सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आप डेंसिटी बढ़ा पाते हैं, आप बढ़ा ही नहीं सकते। जिस तरह से डेंसिटी घटाते हैं और ये स्टेट बदलता है, वैसे ही डेंसिटी बढ़ाने पे वो नया स्टेट आने लगेगा, लेकिन फिर भी इतना वो गैप ये वाला रहेगा। वो आप डेंसिटी बढ़ा के थोड़ी बहुत प्रेशर डाल के उसकी पैकिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, सो हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे और इससे ज़्यादा आइडिया लगेगा कि करेंट क्या होता है, मैटर क्या होता है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुत जो ज़रूरी है, कंडक्टर पढ़ते हैं। इसको पढ़ना नहीं है, जिंदगी में इसका रोल होता है पर पढ़ना नहीं है। और कहीं पे नॉन कंडक्टर लिख देगा तो मान लेना कि अब उसमें चार्ज चलने वाले नहीं हैं, रीअरेंज होने वाले नहीं हैं। इसको तो हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन हम ही लोगों के ज़माने में आया है। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ट्रांजिस्टर, रेडियो, सैटेलाइट, है ना, बहुत सारे, इंटरनेट जो आप लोग देख रहे होंगे, कैमरा। सो इन सारी चीज़ों का जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये तो इसी की बात होती है। ये तो हम लोग डिटेल में है, आगे बल्कि हायर एजुकेशन में कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बेसिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझ पाएँ और अपना ब्रेन यूज़ करें, कुछ नया खोज करें, मेरा भी नाम रोशन करें आप। ये पढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा, 99% ये पढ़ेंगे, 1% ये मॉडर्न में थोड़ा सब पढ़ेंगे। 1% ये तो पढ़ेंगे नहीं, शायद ये 0.01% में कहीं क्वेश्चन में दिख जाएगा, नॉन कंडक्टर है तो क्या होगा, इस टाइप का। ओके, सो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर। कोई दिक्कत? हमको लगता है कि मेरी इस सब बातों से आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। इंसुलेटर भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, ओके, ये लिख लेना ना, डेटा उटा लिख लिया करो। ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप, हालांकि सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को डेटा दे देता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा समझ पाएँ, है ना। तो ये नॉन कंडक्टर वाला, इंसुलेटर वाला भी बता दिया कि 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में गैप हो जाता है, वो पूरा हो ही नहीं पाता फिर। सो हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर। कंडक्टर
इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लिख ही चुके हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, विच शोज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी शो करने वाले कौन कौन से है वो भी बता देता हूं, ताकि आप थोड़ा और क्लियर हो जाए, क्योंकि करंट तो पढ़ने ही लगे हैं आप लोग। सॉलिड भी शो करता है, लिक्विड भी करता है और गैस भी करता है। सॉलिड में मेटल सब करते ही हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा, लिक्विड में यदि ZnS+2 ZnSO4 यदि सोल्यूशन ले लें तो वो सब सेपरेट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Zn+2 SO4-2 बैटरी में और ये सब यूज होता है। तो जो लिक्विड होता है, सोल्यूशन होता है, उसमें हम लोग एक एनोड और कैथोड होता है, उस पर जाके जमा होने लगते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से मेरी बात सुनोगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉलिड में, मेटल में, आयरन में, गोल्ड में, सिल्वर में, स्टील में, है ना, सॉलिड में जो न्यूक्लियस होते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो सोर्स होता है कंडक्टिविटी शो करने का वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी बात मैं कर रहा था। जानते हो ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतनी संख्या ज्यादा होती है और इतना रैंडम मोशन करते हैं, इधर उधर ऐसे रैंडम मोशन करते हैं, सब लड़ भिड़ के इधर उधर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन में लड़ते रहते हैं। के शेल वाले नहीं, आउटर मोस्ट शेल वाले, जिनकी ओवरलैपिंग होती है, वो ब्राउनियन मूवमेंट की तरह बिहेव करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज किया था, आइंस्टाइन ने उसको काफी ज्यादा उस पर काम भी किया और बताया, एक्सप्लेन किया। वो गैस की तरह होते हैं, इसीलिए उनका नाम इलेक्ट्रॉन गैस भी है। कुछ लोग कर्नेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, कर्नेल इलेक्ट्रॉन। और कई लोग सोचते हैं कि सर इतने इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हो गए। आप K को कह नहीं रहे हैं, L को कह नहीं रहे हैं, M को कह नहीं रहे हैं, आखिर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने से क्या हो गया? मैं बताता हूं क्या हो गया। 1 ग्राम आयरन लो, इतना सा आयरन लो, 1 ग्राम ना, चाहे सोडियम ले लो, 1 ग्राम सोडियम ले लो, सोडियम 1 ग्राम, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करके। उसके बाद जैसे ही डिवाइड करोगे वैसे ही तुम्हें नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना 10⁻23 ऑर्डर होता है, इतने ही सोडियम में। तो एटम की संख्या किस ऑर्डर में होगी? 10⁻23 का ऑर्डर होगा। और यदि एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो बताओ इस 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? 10⁻23 ऑर्डर है। यदि 10⁻23 ऑर्डर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इतने ही सोडियम में, इतना ही कॉपर में, सोडियम में, ऐसे, इसे ही तो रिलेटिव इनफाइनाइटली लार्ज नंबर कहते हैं। बोलो, इसे ही क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली लार्ज नंबर कहते हैं। एंड दैट मच अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट टू डू एनीथिंग। Conductivity, to make electric field inside zero, rearrangement of charges, this and that, everything, but to behave as a gas, electron gas, Brownian movement, infinitely large number of collisions inside। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। तो कंडक्टर, फिर कंडक्टर पे लौट आए। सॉलिड में क्या हुआ? सॉलिड में कौन से सोर्स होते हैं भाई कंडक्टिविटी शो करने के लिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में आयंस चलते हैं एटम के साथ में। आयंस मतलब Zn+2 पूरा न्यूक्लियस के साथ में जाके इकट्ठा होता है, पूरा सॉल्यूशन में चलता है, फिक्स नहीं रहता सॉलिड की तरह न्यूक्लियस। और गैस में तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत मुश्किल से कंडक्टिविटी शो होती है, लेकिन फिर भी प्लाज्मा स्टेट में इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग ही जाते हैं, बचते हैं वही न्यूक्लियस। तो गैस में भी होता है, बस ये होना चाहिए कि उसमें भी आयंस होते हैं और एटम्स चलते हैं। गैस तो वैसे भी फ्री होता है।
चलिए, तो हमको लगता है कि सॉलिड लिक्विड गैस का भी आइडिया आपको लग गया होगा। कंडक्टर में आगे सारे टॉपिक के लिए और चैप्टर के लिए ध्यान से मेरी बात सुनोगे। 5 चीजें कंडक्टर के बारे में याद रखेंगे हमेशा। मैं कभी भी आपसे पूछूंगा वो 5 चीज बताओ जो तुम्हें बताया था। इन्हीं 5 चीजों से जो मैं बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक का पूरा जो हार्ट कहेंगे, चाहे जो प्लानिंग कहेंगे, इसी पे डिपेंड करेगा। और आपको आईटी पीएमटी में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, बता रहा हूं। 5 चीजें बस याद करना जो समझाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट के नाम पर। 5 चीजें, उन चीजों को समझो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट सभी लोग देखेंगे। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, चार्जेस अपीयर्स। अच्छा, कंडक्टर, सो ये जो कंडक्टर है आइसोलेटेड कंडक्टर ना, आइसोलेटेड। और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। पहला प्रॉपर्टीज, चार्जेस अपीयर ऑन सरफेस। आपको पूरा डिटेल ज्यादा लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज और इंड्यूस चार्ज बोथ। एक्स्ट्रा चार्ज, आप यदि नोट बनाना है तो मैं तो छोटे में लिख रहा हूं, आपका मन करता है छोटे में भी लिख सकते हैं, याद रखना ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स्ट्रा चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज always appear on the surface of isolated conductor. Always appear on the surface of isolated conductor. Okay, मतलब ये, यदि एक कंडक्टर है और इस पे Q चार्ज दे दिए तो सब कहां पे अपीयर होगा बताओ भाई? सरफेस पे। कहां पे? सरफेस पे। अच्छा, यदि मान लो एक कंडक्टर है, यदि पॉइंट चार्ज यहां पे दे दिए, रख दिए किनारे में, प्लस चार्ज, तो भी कहां पे ये इंड्यूस चार्ज कहां पे दिखेंगे यार? सरफेस पर। कहां पे दिखेंगे? सरफेस पे। यदि कोई चीज है, यदि उसमें कैविटी बना दिए, कैविटी मतलब अंदर में गड्ढा है, कैविटी मतलब अंदर में गड्ढा है, और यहां पे चार्ज रख दिए, प्लस चार्ज रख दिए, तो माइनस यहां पे पर इनर सरफेस पे, पर होगा सरफेस पर, और कुछ चार्ज यहां पे प्लस आ जाएंगे, पर होगा सरफेस पे, अंदर में नहीं होंगे। ध्यान से, चार्ज यदि किसी कंडक्टर पर, मेटल पर चार्ज दे दिए तो सब कहां पे होंगे? सरफेस पर। यदि न्यूट्रल है ये और बगल में चार्ज रख दिए तो इंड्यूस चार्ज होंगे, पर कहां पे इंड्यूस होंगे? सरफेस पर। और यदि कैविटी हो अंदर में और अंदर में एक चार्ज रख दो, अंदर में कैविटी के अंदर, तो भी अंदर वाले सरफेस पे होंगे और बाहर वाले सरफेस पे होंगे, पर मैटर के अंदर में नहीं होंगे। वो सब सरफेस पर होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, लॉजिकली देखेंगे, क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों? 5 का रीजन हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों। मैं ऐसे बता के जाने वाला नहीं हूं, हर एक के पीछे रीजंस बताऊंगा। ऐसा क्यों? जब हम लोग चार्ज देते हैं तो ऐसा क्यों?
बताओ कि वो सरफेस पे ही होते हैं। अंदर में चार्ज धसा दें, अंदर में चार्ज रख दें, मैटर के अंदर में घुसा दें ऐसे, तो क्या दिक्कत होगी बताओ। वही आदित्य, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो तुम पूछ रहे हो कि क्यों सरफेस पर ही होंगे। किसी के पास है जवाब तो लिखो। आप लोग बता सकते हैं, इंटरेक्ट करो ना। पढ़ाई ये थोड़ी होती है कि मैं पढ़ाता जाऊं और तुम लोग लिखते जाओ और सुनते जाओ, इससे तुम्हारा ब्रेन को ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगा। जरा तुम लोग बताओ, देखो कुछ बता पाते हो तो बताओ। यदि तुम लोग कुछ बता पाते हो तो बताओ। बोलो। नहीं, चलिए मैं बताता हूं। पहले तो ये ध्यान रखो कि नॉन कंडक्टर में चार्ज जैसे अरेंज कर दिए, नॉन कंडक्टर में, इंसुलेटर में जैसे चार्ज अरेंज कर दिए, जैसे चार्ज धसा दिए, जैसे चार्ज धसा दिए वो वैसे ही रह जाएंगे, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं होते, मोशन नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होते हैं। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, चार्ज मूव कर सकते हैं। और यही बात हो भी रही थी कि चार्ज मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसीलिए कंडक्टर है। ओके, अब होता ये, अंदर यदि चार्ज दे दोगे तो क्योंकि चार्ज मूव कर सकते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन तो लगेगा ही, तो रिपल्सन तो सबसे ज्यादा दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ज्यादा दूर जाएंगे। तो मैक्सिमम दूरी कहाँ हो सकती है? सरफेस को छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट भी करता है। तो यही मजबूरी में ये दूर दूर जाके यही बैठ जाते हैं, दूर दूर जाके। नहीं समझ में आया? यदि अंदर में चार्ज यदि धसा दें, रख दें, दे दें, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और ये चलना शुरू हो जाएंगे और सबसे दूर जाके बैठेंगे। तो सबसे दूरी के नाम पर कहाँ जाके बैठेंगे? तो वही सरफेस होगा सबसे दूरी पर। ओके, अब ये है क्वेश्चन कि कंडक्टर में क्या होता है, तो वो चल ही नहीं पाते भाई, कहाँ से जाएंगे? सरफेस पे। दूसरा, और ये सब भी वैसा ही है ना, सरफेस पे ही, अंदर में रहेंगे तो फिर से रिपल्सन होगा, दूर दूर हो जाएंगे। इसके बारे में तो हम लोग अच्छा ये वाला गॉस लॉ में पढ़ेंगे ना ये सब चीजें। तो कुछ चीजें अभी हम लोग आगे के लिए भी छोड़ देते हैं, फिलहाल सरफेस पे क्या होते हैं ये मैं आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा देखते हैं, सभी लोग देखें दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। यदि डिटेल लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मैटर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग मैटर इज जीरो। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों कि हमेशा, अच्छा हाँ, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगा। ठीक है, हमेशा ही जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, पिछला वाला भी हालांकि पांचों पॉइंट बड़े हैं। एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल लेते हैं, चलिए ये देखिए, न्यूट्रल मेटल सही है। पुटिंग इन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
जैसे ही इलेक्ट्रिक मेटल को अचानक ई में रखते हैं, जैसे ही इसको अंदर में रखते हैं, जैसे ही इसको अंदर में रखते हैं, जैसे ही इसको अंदर में रखते हैं, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कितने देर के लिए? नैनो सेकेंड के लिए। कितने देर के लिए? पुटिंग इनसाइड ई, पुटिंग इनसाइड ई और स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, एक ही बात है। विद इन 0 टाइम आफ्टर नैनो सेकेंड। आफ्टर नैनो सेकेंड। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड बाद क्या होता है वो समझो। नैनो सेकेंड बाद आखिर होता क्या है सभी लोग समझें। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट के शेल नॉट एल शेल, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से बहुत सारा सब भागने लगते हैं, इधर भागने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, बोलो इधर। और तब तक चार्ज इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहेगा, तब तक मोशन होता रहेगा जब तक फोर्स लगता रहेगा, और तब तक फोर्स लगता रहेगा जब तक अंदर में फील्ड रहेगा और रीअरेंजमेंट होता रहेगा। इसका मतलब साफ है। तो क्या होगा? तो होगा ये, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे, प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे। और होगा क्या? फील्ड की स्थिति देखो, सभी लोग फील्ड की स्थिति देखें, फील्ड की स्थिति सभी लोग देखें, सभी लोग फील्ड की स्थिति देखें। ये देखिए, और अंदर में ई क्या हो गया? 0। अंदर में हो गया ई 0। अच्छा, अंदर में क्यों ई 0 हुआ जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सभी लोग फोकस करें मेरी बातों पे, ध्यान से सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे। जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये अंदर में फील्ड था और इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे और पॉजिटिव चार्ज उधर अरेंज हो रहा था, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन का और इस प्लस का फील्ड अंदर में किधर होगा? माइनस का फील्ड अपनी तरफ और प्लस का फील्ड अवे। बताओ इधर फील्ड दिख रहा है कि नहीं, जरा बताओ तो। जो इंड्यूस हुआ है, जो इधर माइनस है उसका मैटर के अंदर फील्ड अपनी तरफ, और जो इधर प्लस हुआ है उसका फील्ड अवे तो इधर। बताओ अंदर में इधर की तरफ हो रहा है कि नहीं? तो इनके कारण अंदर में फील्ड इधर है। और बताओ ये वाला फील्ड अंदर में है, फोकस करो मेरी बात ध्यान से। बताओ ये वाला फील्ड अंदर है कि नहीं है? फिर से सुनो, बताओ ये वाला जो फील्ड स्विच ऑन किए हैं अंदर में फील्ड अभी भी है कि नहीं? वो है, पर ये रीअरेंजमेंट के कारण एक फील्ड उल्टा भी है। और जब भी फील्ड की बात करते हैं तो नेट फील्ड की बात करते हैं, और नेट 0 हो गया है, नेट 0 हो गया है। अब कहें कि नेट 0 हो गया है, कैसे कह सकते हैं? मैं प्रूव करता हूं नेट 0 क्यों हुआ है। माना, सपोज, लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मैटर इज नॉट 0।
अंदर में फील्ड जीरो नहीं है, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। तो अंदर में फील्ड जीरो नहीं है, तो याद करो इलेक्ट्रॉन्स अंदर में अभी भी बहुत संख्या में है, इनफाइनाइटली लार्ज हैं। रीअरेंज पूरे थोड़ी होते हैं, जितना जरूरत होता है उतना ही होते हैं। 10⁻23 का ऑर्डर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, एवोगाड्रो नंबर। तो अंदर में अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, अभी भी फील्ड है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा जो येलो फील्ड है, उल्टा फील्ड और क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन के जाने से। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, फील्ड इधर की तरफ और बढ़ता जा रहा है। एक समय तो आएगा बढ़ते 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 कभी तो इसके बराबर हो जाएगा इधर वाला, और नेट जीरो होना तय है। और ये जीरो होना जितना आराम से समझा रहा हूं उतने आराम से नहीं होता, नैनो सेकेंड के अंदर होता है। कितने देर में होता है भाई? नैनो सेकेंड के अंदर जीरो हो जाता है ये। तो हमको लग रहा है कि अभी सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, आप लोग जल्दी से इसको बना लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बना लीजिए। आप लोग बना लिए तो मैं आगे बढ़ूं। बना लिए तो आगे बढ़ता हूं। तब इससे, ये एक मेटल था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक स्विच ऑन किए, नैनो सेकेंड के अंदर ये हुआ। नैनो सेकेंड के अंदर ये हुआ, तो जल्दी से हम लोग इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो मैं फिर से इसको बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग आगे बना लीजिएगा, इसके कॉपी में आगे बना लीजिएगा इसके, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और मैं यहां बनाने जा रहा हूं। फिर आफ्टर नैनो सेकेंड, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। आफ्टर नैनो सेकेंड, आफ्टर नैनो सेकेंड हुआ क्या? अंदर में तो जीरो हो गया, लेकिन सरफेस पे गड़बड़ा रहा है। अब नैनो सेकेंड में सरफेस पे रीअरेंज होगा। नो वीडियो रुक गया। अरे आ रहा है वीडियो, सही चल रहा है। रिप्लाई फास्ट, ऑडिबल है? आ गया, ओके। अच्छा हाँ, नैनो सेकेंड में फिर से अब क्या होगा? अंदर में फील्ड जीरो क्यों हुआ बता दिया। अब मैं सरफेस पे बात करने जा रहा हूं। सरफेस पे, क्या सरफेस पे? जरा सुनो ध्यान से, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा फोकस करो। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे उल्टा लगता है। Fe, that is QE, फोर्स QE। इसके दो कंपोनेंट, इधर थीटा मान लो, तो इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा। ध्यान से अब बताओ, इलेक्ट्रॉन को भले ही बाहर नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं भागता? क्योंकि न्यूक्लियस खींचने लगता है। कहता है, न्यूक्लियस कहता है चलो, फ्रीली चलो, लेकिन बाहर जाने लगोगे तो हम खींच लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो बाहर तो नहीं जा पाता, बाहर तो ये नहीं जा पाता ये, लेकिन सरफेस पे सरक सकता है। कहता है सरफेस पे सरको, अंदर में आहार विहार करो, चलो घूमो, कंडक्टर है, ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल है। लेकिन बाहर तो नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि मैं खींच लूंगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज कहेगा खींच लूंगा। तो ये देखो सरकने लगा। ये तब तक सरकेगा जब तक कि इस पे नॉर्मल, दिस गोइंग टू बी रीअरेंज्ड,
फिर से, तो ये फिर से रीअरेंज होते हैं और तब ये हो जाता है अंदर में सभी लोग ध्यान दें। पहले तो ये देखें आप कि इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, सभी लोग ध्यान से सुने। इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है कि यहाँ पे फील्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल फील्ड, 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 नॉर्मल अगेन फील्ड, नॉर्मल 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 अगेन डेविएशन, अगेन डेविएशन, डेविएशन धीरे धीरे कम, धीरे धीरे अगेन स्ट्रेट, डेविएशन, कम डेविएशन, थोड़ा कम डेविएशन, थोड़ा कम इफेक्ट, स्ट्रेट ऑलमोस्ट एंड ई जीरो। ई जीरो। तो अगला ये दूसरा था ना यार, ये सॉरी दूसरा था भाई ये, हाँ ठीक है, दूसरा था ये। अब इसी में हम लोग 3 बातें और फटाफट लिख लें, 5 तो हो जाए। यही मेन यही वाला था जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना था कि अंदर में ज़ीरो क्यों होता है और इस पे नॉर्मल क्यों होता है। सरफेस पे रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा। यदि सरफेस पे फील्ड नॉर्मल नहीं हुआ तो एक फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग आ जाएगा, टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को चलाने लगेगा, एक्सेलरेट कर देगा, मतलब रीअरेंजमेंट स्टार्ट्स अगेन, और उसका रिजल्ट ये होगा कि फिर नॉर्मल ही होना पड़ेगा। अच्छा, जब नॉर्मल हो जाएगा तो फोर्स नॉर्मली लगेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि न्यूक्लियस जाने नहीं देगा, और टेंजेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है ताकि वो सरफेस पे भी चल सके। कोई दिक्कत? बोलो। क्लियर? ओके। अगला पॉइंट फटाक से लिखो, जल्दी से अगला पॉइंट लिखो। दो पॉइंट फटाफट इसी में लिखते हैं, ध्यान से। एक पॉइंट तो हम लोग नॉर्मल वाला लिखेंगे और दूसरा पॉइंट जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। और यदि इस पे चलोगे, ध्यान से, यदि इस पे चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे, सरफेस पे चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे, और परपेंडिकुलर चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और परपेंडिकुलर चलने पे पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल सेम है और अंदर में भी सब जगह सेम है। तो पोटेंशियल सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। पोटेंशियल सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है। तो जल्दी से तीसरा पॉइंट लिखो सभी लोग, तीसरा पॉइंट लिखो और चौथा पॉइंट लिखो, 2 ठो फटाफट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो तीसरा पॉइंट, फटाक से बोलो। तीसरा पॉइंट, तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड
E on surface of conductor, isolated conductor, obviously isolated conductor is always normal. Is always normal. इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल. रीजन आपको बता चुका हूं. यदि नॉर्मल नहीं हुआ तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट टेंजेंट सरफेस के अलोंग आ जाएगा जो चलाने लगेगा, और कंडक्टर में तो चार्ज चलते ही हैं. पॉइंट 3, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है. नहीं होगा तो हो जाएगा, और वो भी नैनो सेकेंड में हो जाएगा. चौथा पॉइंट, जल्दी चौथा पॉइंट, जल्दी. इसका भी रीजन उसी में था जो फोटो बनाए थे. चौथा पॉइंट, सभी लोग चौथा पॉइंट लिखें. सभी लोग चौथा पॉइंट लिखें. इसी तरह का फोटो रहेगा ये. सभी लोग चौथा पॉइंट लिखें. हाँ, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V on isolated conductor. Electric potential on isolated conductor on surface of isolated conductor and inside matter of the conductor is always same everywhere. Electric potential V on surface of isolated conductor and inside matter of conductor is same everywhere. आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं होगा तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सब बदलता रहेगा, नैनो सेकेंड में अरेंज होता रहेगा, तब तक नैनो सेकेंड में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता रहेगा करंट में. इसलिए हम वो आइसोलेटेड मतलब किसी और से कनेक्ट ना हो, बैटरी से, चाहे कहीं और सोर्स, चाहे टाइम के साथ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सब ना हो. एक आइसोलेटेड रहे जो किसी से कनेक्शन ना रहे, बस तब की बात कर रहा हूं. इसीलिए मैं आइसोलेटेड बोल रहा हूं बार बार. और आप लोगों के कोर्स में आइसोलेटेड ही खूब दिखेगा, ठीक है. बल्कि आइसोलेशन से यदि घबराहट हो रही है तो आइसोलेशन हटा दो. कहीं भी आइसोलेटेड नहीं लिखा है. यदि क्वेश्चन में आइसोलेटेड नहीं लिखा है उसका मतलब वही है, ठीक है. नहीं, ये उज्जवल आनंद बोल रहे हैं कि अंदर में V0 नहीं हो, V0 होगा. अंदर में कोई जरूरी नहीं है V0 होगा. जब E0 होता है तो कोई जरूरी नहीं होता है कि V0 होगा. V0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर कांस्टेंट होगा ये जरूरी है. ये तो पहले आ चुका है यार, ये तो पहले बातें हो चुकी हैं. कांस्टेंट होगा, है ना. और अंतिम पॉइंट, सभी लोग देखें अंतिम पॉइंट, सभी लोग देखें अंतिम पॉइंट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग. पांचवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट, पांचवा पॉइंट. पांचवा पॉइंट, सभी लोग देखेंगे. पांचवा पॉइंट, जब हम लोग चार्ज इस पे देते हैं, ध्यान से, अंतिम पॉइंट, हाँ, तो किसी अंतिम पॉइंट, यहां पर, ये जो यहां पर है, यहां पे जो वेरी क्लोज टू लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू, electric field very close to the surface is always sigma by epsilon naught.
एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी, राइट डाउन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू कंडक्टिंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू conducting isolated conducting surface is always sigma by epsilon naught। मतलब मैग्नीट्यूड यही होता है। ये किस लिए है याद करो, पिछले वाले में नॉर्मल होता है, पिछले वाले में याद करो, पिछले वाले में समर प्रताप, बस अभी याद करो कि समर प्रताप यादव, आगे सब आएगा, आज खत्म नहीं हो गया, इसके एप्लीकेशन आएंगे तो हम लोग देखेंगे, है ना। बस सेम याद रखो, आगे हम लोग फिर देखेंगे। 0 होगा तो सब जगह सेम 0 होगा, 10 वोल्ट होगा तो सब जगह 10 वोल्ट होगा, पर देखेंगे कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, आगे आएगा। आज खत्म नहीं रहा, आज शुरुआत है। आज हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि चीजें हो क्या रही हैं। ओके, ये है। दूसरा, यहीं पे थोड़ा ध्यान रखोगे, हालांकि मेनली यही है, लेकिन प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, यहीं पर इलेक्ट्रिक प्रेशर, सभी लोग ध्यान से सुने, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर P बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जिसे एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। ध्यान से, हम लोग इस पांचवें पॉइंट में, वैसे तो मेन यही है, पांचवें पॉइंट में तो मेन वैसे यही है कि किसी कंडक्टिंग सरफेस, आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस के करीब में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है करीब में, नॉट आउट, नॉट वेरी फार अवे, बहुत करीब में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो भी नॉर्मल होता है, वो भी नॉर्मल होता है, वो भी नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो पढ़े ही थे। अच्छा, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को फोर्स, प्रेशर होता है, ये फेंकना चाहते हैं, दूर फेंकना चाहते हैं ऐसे, वो प्रेशर जो डेवलप होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो एनर्जी डेंसिटी है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ये तीनों कहाँ से आया, ये अगले क्लास में या आगे हम लोग देखेंगे। पर क्योंकि हमें कंडक्टर के बारे में जानना था, आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में, तो मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। ओके, समझ में आ गया? 5 पॉइंट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया कि ये यदि मैं कहूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम पे यदि मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो तो यहाँ पे जो सिग्मा है, यहाँ पर दैट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और सिग्मा इज इक्वल टू सपोज K/r, वेयर K इज कांस्टेंट। एक्स्ट्रा डेटा, तो ये 5वां, कई चीजें याद करने वाली बात हो गई। ये कहाँ से आया याद रखना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करीब में फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहीं पे आप देखने को मिलेगा। ये सब कहाँ से आया और ये भी कहाँ से आया, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो 5 पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। 5 पॉइंट मैं लास्ट में कंक्लूड करके जा रहा हूं। 5 पॉइंट ध्यान से, लास्ट स्टेटमेंट तो आज के क्लास का, आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्जेस हमेशा सरफेस पर होते हैं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता भी है तो नॉर्मल होता है, पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर में मैटर के अंदर सब जगह सेम होता है, और सरफेस के करीब में फील्ड, सरफेस के करीब में फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेर ई फील्ड होता है सरफेस के करीब में, और एनर्जी का जो एनर्जी डेंसिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू आर, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे कम होगा। तो हमें लगता है कि आज के क्लास में आप लोग पांचों पॉइंट याद रखेंगे, आगे खूब ही आया करेगा। अगले क्लास में मैं वीडियो के थ्रू, अरेंजमेंट के थ्रू और अच्छे फिगर के थ्रू मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, और बार बार मैं 5-5 करके याद दिलाऊंगा, सारे क्वेश्चन में, सारे तरीकों में, प्लानिंग में, कॉन्सेप्ट में, है ना। नॉलेज के लिए हम लोग 5 ये नहीं भूलेंगे, इन 5 को याद रखेंगे, फिर आप आईटी में और पीएमटी में तो जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।